हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे और अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज हम लोग कावेरी बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो मैं पढ़ा के रखा हूँ पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट, तो आज मैं कंप्लीट उसका क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ तुम लोगों को। तो बहुत अच्छे तरीके से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाओ। इधर हो सके तो तुम साथ साथ लिख लो, नहीं तो क्या करना, तुम ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख भी सकते हो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सरस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, फिर उसके बाद आंसर्स पे आएंगे। ओके, ये बुक है, इसी बुक का चैप्टर फर्स्ट मैं पढ़ा के रखा हूं। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम जाके पढ़ सकते हो अभी भी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेना। देखो हमारे पास ये चैप्टर फर्स्ट है। ये जो चैप्टर फर्स्ट है क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। इसके यहाँ पे 1 से लेकर के ये 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने लिखा है, इसका आंसर मैं तुम लोग को करवाने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें कुछ वर्ड्स है, और उस वर्ड्स को इस बॉक्स में दिए गए वर्ड से रिप्लेस करना है, वो उसको हम लोग अभी करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट विल डू इट, हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसका कॉज एंड इफेक्ट है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। डोंट वरी, जस्ट सिट रिलैक्स में हमारे पास जो क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या, चेक अंडरस्टैंडिंग में ट्रू फॉल्स है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात है नहीं। फिर हमारे पास जो मेन क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही अच्छी प्यारी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट है, एक तो ये एक्सट्रैक्ट है और एक हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट है, और दोनों एक्सट्रैक्ट में हमारे पास 5-5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक यहाँ पे है, और यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन हमारे पास 1 से यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ 5 पे कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, उसके बाद 6 और 7 यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से देखो, आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम लोग अब अपने ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद आंसर भी समझने का ट्राई करेंगे। क्या है, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स स्पीक। मतलब कौन सा भाषा तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स और जो बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार है वो बोलते हैं। क्या है, माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड पंजाबी, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड सम इंग्लिश वर्ड्स। अब क्या है बात कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, और उसके बाद क्या, वो लोग थोड़ा सा इंग्लिश के शब्द को भी समझ सकते हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। हाउ मतलब कि वो लोग अपना समय कैसे बिताते हैं और तुम अपना समय उनके साथ कैसे बिताते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, दे स्पेंड देयर टाइम प्रेइंग एट गुरुद्वारा, रीडिंग न्यूज़पेपर, वाचिंग टीवी एंड टॉकिंग टू फैमिली मेंबर्स। वो अपना समय कैसे बिताते हैं कि प्रेइंग एट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में जाके प्रे करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, परिवार के सदस्य से बातचीत करते हैं। I spend time with them by listening to their stories, helping them and talking to them। और क्या है कि I spend time, और मैं जो समय उनके साथ बिताता हूँ, उनकी कहानियों को सुनता हूँ, उन्हें हेल्प करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। मतलब क्या कि तुम्हारा फेवरेट एक्सपीरियंस तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द फेवरेट एक्सपीरियंस, उसे ही लिखना है। समझना बात को क्या है, माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू द इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे टेल अबाउट देयर चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ। अब क्या वो कहते हैं, आंसर क्या हो सकता है, तुम ऐसे जवाब दे सकते हो कि मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस उसके साथ ये है कि जब वो अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सुनता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग जो कहानी सुनाया करते हैं, तो वो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस, वो हमारा फेवरेट एक्सपीरियंस हो सकता है अपने चाइल्डहुड के बारे में, या फिर अपने अपने फैमिली वाले लाइफ में, जो अपने पारिवारिक लाइफ की जो बात है, वो जब कहानी सुनाते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव होता है। ये कह सकते हैं कि ये हमारा फेवरेट एक्सपीरियंस हो सकता है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, what is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do। अब क्या है कि what is something that, मतलब कि वो ऐसा कुछ क्या है जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग आसानी तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तुम करते हो तो वो तुम्हें देख के एंजॉय करते हैं, बट एंजॉय वाचिंग यू। ओके, द आंसर कुड बी दैट दे कैन नॉट यूज स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स इजिली। वो बहुत आसानी तरीके से स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट टेक सेवी। वो उस एरा में उनका जन्म ही नहीं हुआ कि जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन्स है, ऐसा कुछ है नहीं। सो दे आर नॉट टेक सेवी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग इजिली, मतलब कि वो इसको बहुत आसानी से नहीं कर सकते। दे कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स वेरी इजिली, बट वी एज अ किड कैन डू इट। ओके, उसके बाद क्या है, बट दे इंजॉय वाचिंग मी यूज देम एंड लर्न न्यू थिंग्स। लेकिन क्या, बट दे इंजॉय वाचिंग मी क्या है कि लेकिन वो मतलब कि इंजॉय करते हैं मुझे देखते हुए कि जब मैं कंप्यूटर्स का और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता हूँ और नई चीज़ों को सीखता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर किसका है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका है। इसके बाद हमारे पास क्या है ये देखेंगे,
इसके बाद हमारे पास एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में कुछ वर्ड्स है जिसको इस बॉक्स में दिए गए वर्ड से क्या करना है, रिप्लेस करना है। थोड़ा सा हम लोग पहले पैसेज को पढ़ेंगे। द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट एज मेनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन्ड फॉर द रोल। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। इट वाज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। Every day we reached school early to practice with concentration. We waited eagerly for the final presentation. All of us played our roles in a very convincing manner, as our theatre teacher had guided us well. ये हमारा क्या है, पैसेज है। ये बहुत आसान सा पैसेज है, बहुत इजी सा पैसेज है। इस पैसेज में ये बताया जा रहा है कि क्या है कि जो एनुअल डे का जो प्ले है उसमें क्या है, कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट, मतलब कि मुख्य पात्र के लिए जो कास्ट किया जा रहा है वो बहुत सारे डिस्कशन के बाद हुआ और उसमें जो हम सब जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमारे रोल को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिसमें हम लोग को एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में हम लोग प्ले कर रहे थे। ये चीजें, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, समझिए बात को। हमारे पास क्या है, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र। तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास मेन कैरेक्टर 7 नंबर का जो हमारे पास ये है, ये हमारा फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। अगर डिबेट, डिबेट मतलब होता है डिस्कशन, बातचीत, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर डिस्कशन, ये 4th नंबर में यहाँ पे आ जाएगा। उसका 3rd नंबर में क्या है, एपिसोड। एपिसोड मींस क्या, अ पार्ट ऑफ स्टोरी, यहाँ पे 5 नंबर में है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर में क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी मींस व्हाट, पीपल लिविंग इन वन पार्टिकुलर एरिया। ये हमारे पास ये जो नंबर 3 में, ये हमारे नंबर 4 में आ जाएगा। नंबर 5 में क्या है, कंसंट्रेशन, यानी क्या, एकाग्रता, यानी क्या, फोकस। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये नंबर 6 में क्या है, ईगरली। ईगरली क्या हो सकता है, एक्साइटेडली हो सकता है, ये नंबर 1 का आ जाएगा। उसके बाद 7 में क्या है, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मतलब क्या, बहुत ही विश्वसनीय, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बिलीवेबल आ जाएगा। उसके बाद क्या है, गाइडेड मतलब डायरेक्टेड, ये हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, इजी। इसमें कोई बहुत ज्यादा तीर मारने की बात है ही नहीं। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, यू आल्सो कैन डू इट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि तुम अपने अंडरस्टैंडिंग का चेक करो कि तुमने क्या क्या समझा इस स्टोरी के पार्ट 1 में। क्या है, कॉज एंड इफेक्ट टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है जिसमें किसी क्वेश्चन में इफेक्ट दिया हुआ है तो किसी क्वेश्चन में कॉज दिया हुआ है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन में क्या इफेक्ट दिया हुआ है तो हमें इसके कॉज को लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या हमारे पास कॉज है तो उसको इफेक्ट को लिखना है। इसी तरीके से करते करते हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो इन 6 क्वेश्चन का क्या हो सकता है हमारे पास आंसर, ये हम लोग अभी अच्छे तरीके से समझेंगे। आई हैव रिटन इट हियर, देखो क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, समझना बात को। पहला क्वेश्चन में हमारे पास इफेक्ट दिया हुआ है और उसके कॉज को लिखना है। तो पहले हम लोग इफेक्ट को पढ़ेंगे। द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम 1 डे लेट। समझना बात को क्या है कि मॉर्निंग पेपर्स जो है ना वो लेट आती थी और जो वीकली मैगजीन्स है वो एक दिन लेट से एक दिन बाद आया करता था। ये क्यों आया करता था, बिकॉज दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, दैट्स इट। उसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉज दिया हुआ है उसका इफेक्ट लिखना है। द ग्रैंड मदर क्रिस्टी का नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर क्रिस्टी का वो कभी स्कूल नहीं गए, तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सो सी कुड नॉट रीड एंड राइट, इससे वो लिख और पढ़ नहीं सकती है, दैट्स व्हाट। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में पास इफेक्ट दिया उसका कॉज लिखना है। सी वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। वह इस कहानी में डीपली इंटरेस्टेड थी और अपने इस कहानी को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया करती थी। इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉज ये हो सकता है, समझिए बात को क्या है। सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। वह खुद को नोवेल्स के प्रोटैगनिस्ट आइडेंटिफाई करती थी, रिलेट करती थी, ये है कॉज। कॉज मींस क्या, सिंपल सा रीजन, रीजन ओके। और जो रीजन है उसका इफेक्ट क्या होगा, बस वही बातचीत है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉज दिया उसका इफेक्ट हमें लिखना है। द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। नरेटर जो है शादी में 1 सप्ताह के लिए चली गई। अब उसका क्या हो सकता है इफेक्ट, ये समझिए बात को क्या है। द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द नेक्स्ट एपिसोड एंड वाज फाउंड इन टीयर्स। अब ये जो ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर, नरेटर की ग्रैंड मदर, वो क्या करती है, जब वो 1 सप्ताह के लिए कहाँ गई शादी में, तो वो उसके बाद वो ये जो करमवीरा में जो आया करता था काशी यात्रा की जो कहानी, उसको नहीं पढ़ सकी और नहीं पढ़ने के कारण क्या हुआ, वाज फाउंड इन टीयर्स, और वो आंसुओं में थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में इफेक्ट दिया हुआ उसका कॉज ढूंढना है। द ग्रैंड मदर क्या, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। तो इसका आंसर क्या होगा, समझिए बात को। इसका आंसर क्या होगा, इसका कॉज क्या होगा, यानी कि सी लॉस्ट हर मदर एट यंग एज। वो अपने मदर को बहुत ही यंग एज में खो दी, मतलब कि उनकी माँ का देहांत बहुत यंग एज में हो गया। और उसके बाद और वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं समझते थे कि बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन जरूरी भी है, तो उनको कम उम्र में शादी हो गई। दैट्स वाई इसी का इफेक्ट क्या उनका कि द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में हमारे पास कॉज दिया है उसका इफेक्ट ढूंढना है। कॉज क्या है, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर क्या, रिग्रेट, रिग्रेट मतलब क्या, अफसोस करना, पश्चाताप करना, अफसोस कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी स्कूल नहीं जाने को। इसका इफेक्ट क्या हो, इफेक्ट समझिए क्या है। सो सी मेड श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए वो क्या की, वो सुनिश्चित की कि उसके बच्चे और उसके पोते पोतियां बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, पढ़ाई करें। ओके, ये बात है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है जरा देखना क्या है, ये दोनों क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग करेंगे।
Do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? If yes, why? If no, why not? कहने का मतलब क्या है कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि नरेटर जो है वो इस बात का उम्मीद की थी कि उनकी ग्रैंड मदर जो है रोती रहेगी, आंसू में रहेगी जब वो शादी से अपने गांव वापस आएगी तब? अगर हाँ है तो क्यों, और ना है तो क्यों नहीं, ये बात है। इसका आंसर चलिए हम लोग समझते हैं क्या क्या है। No, the narrator did not expect to see her grandmother in tears when she came back from wedding. जब वह शादी से वापस आई तो नरेटर इस बात को उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माँ आंसुओं में उसकी ग्रैंड मदर आंसुओं में रहेगी। She was surprised and taken aback. She was surprised and taken aback मतलब क्या हुआ? वह सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी और हैरान थी टू सी हर ग्रैंडमदर क्राइंग। वह अपने ग्रैंडमदर को रोते हुए देख करके क्या थी? हैरान थी और आश्चर्यचकित थी। बिकॉज क्योंकि हर ग्रैंडमदर वाज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग वुमेन हु नेवर क्राइड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब क्या है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो एक बात क्या है कही जा रही है कि यूजुअली वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एक मजबूत दिल वाली, करेजे वाली, मतलब उसके पास करेज हो, साहस हो, जो अपने 62 ईयर के एज में पढ़ना चाहती हो। इट्स अ ग्रेट थिंग, माइंड ब्लोइंग थिंग। तो क्या कहा जा रहा है? जो हु नेवर क्राइड, जिसने कभी नहीं रोई, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में वो कभी नहीं रोई। समझ सकते हो बात को? जिस लड़की की माँ बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो जाए, देहांत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी शी विल बी स्ट्रांग ना, बिकॉज शी हैड टू फाइट ऑल द थिंग्स इन हर लाइफ ऑन, मतलब कि उनको सारी चीजें खुद से ही करनी हो। सो दैट्स व्हाई शी इज वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई शी डिड नॉट क्राई इवन इन दी मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये बातचीत है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसका आगे का क्या है, ये देखेंगे क्या है। हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब क्या है कि हाउ माइट द नरेटर, नरेटर जो है वह अपने ग्रैंड मदर का जो इच्छा है कि वो सीखे लिखना और पढ़ना, उस इच्छा को वो कैसे पूरा करेगी नरेटर, इसी ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर क्या है? The narrator could help her grandmother by teaching her how to read and write Kannada alphabet. अब जो नरेटर है वो अपने ग्रैंडमदर को हेल्प कर सकती है, कैसे? बाय टीचिंग, मतलब पढ़ा के, मतलब कि ये पढ़ा के सिखा करके कन्नड़ा अल्फाबेट को कैसे पढ़े, कैसे सीखे, इससे वो क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है। सो दैट, ताकि हर ग्रैंडमदर कुड रीड एंड राइट ऑन हर ओन, ताकि उसकी ग्रैंडमदर खुद से ही पढ़ सके और लिख सके। ये बात है। ओके, यहाँ तक ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप सो कि देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन आंसर। अब उसके आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या चेक अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट क्या, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। सिंपल सी बात क्या है, द ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। ग्रैंड मदर कन्नड़ा अल्फाबेट क्या सीखना चाहती थी? इंडिपेंडेंस पाने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू होगा। क्या, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन एल्स इन द विलेज टू रीड काशी यात्री टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल वाहियात बात है। वो नहीं पूछी, वो किसी से भी नहीं पूछी, इसलिए वो क्या थी? एम्बैरस थी। क्यों पूछेगी किसी से कि भाई तू मेरे लिए पढ़ दो? ये क्या होगा? नहीं पूछी थी, ऐसा कोई बात ही नहीं था, तो इसको फॉल्स लिखेंगे। फिर क्या, द नरेटर वाज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा। ऑफ कोर्स, क्या जो नरेटर थी वो ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी और उसको कन्नड़ा, मतलब कि कन्नड़ जो भाषा है उसको पढ़ना सिखाई, तो इसको कहेंगे ट्रू। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द ग्रैंडमदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। एब्सोल्युटली, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे ट्रू ही होगा। ग्रैंडमदर ये मानती थी कि कोई भी उम्र नहीं हो सकता है पढ़ने सीखने का, मतलब कि आप किसी उम्र में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर ग्रैंडमदर। ओके, उसके बाद क्या है, 5th नंबर में क्या है, द ग्रैंडमदर टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। एब्सोल्युटली राइट, मैंने पढ़ाया भी ये बात कि कहानी के लास्ट में यहाँ पे जब तुम देखोगे तो तुमको ऐसा समझ में आएगा कि पूजा प्लेस पे बैठाई उसको एक स्टूल पे और वो पैर छूती है, तो ये बात एब्सोल्युटली सही है। उसके बाद क्या, द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंडमदर मेड इन लर्निंग टू रीड। बिल्कुल वही याद बात है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। मतलब क्या नरेटर डिसअपॉइंटेड थी? बिल्कुल नहीं, नरेटर बहुत खुश थी कि उसकी जो स्टूडेंट है फ्लाइंग कलर से पास कर चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख मेरे भाई, लिखा हुआ है फ्लाइंग कलर्स, दिख रहा है? आई होप यू कैन सी। ओके, ये बात है। तो हम लोग यहाँ तक तो कर चुके हैं। अब ये जो मेन पार्ट है, द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही मेन पार्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर का। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और यहाँ पे और एक एक नहीं, दो दो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ उससे क्वेश्चन है, तो हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं बात। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझो क्या है क्वेश्चन। क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस
tells us that the grandmother was strong willed, मतलब कि ग्रैंडमदर का जो इच्छा था वो बहुत ही स्ट्रांग था। विल का मतलब ना, विल जो है ना, विल विल का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है या फिर चाहना होता है। तो उनका जो इच्छा था, जो चाह था, वो क्या था, बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन दी ब्रैकेट्स। क्या, grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too emotional slash tired to respond। तो यहाँ पे टायर की कोई बात नहीं है, ग्रैंड मदर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया बिकॉज शी वाज टू इमोशनल एट दैट टाइम। हाउ कैन शी रिप्लाई एनीथिंग व्हेन यू आर टू इमोशनल, व्हेन यू आर सो मच इमोशन, व्हेन यू आर इन सो मच इमोशंस, हाउ कैन you speak or how can you say so much of things? That's why she did not reply. We can say that she was too emotional। उसका हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, identify the clue from the extract that indicates a rural setting with traditional customs। अब समझिए बात को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या the clue that indicates a rural setting with traditional customs is the statement। ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसमें रूरल सेटिंग है, ट्रेडिशनल कस्टम के साथ क्या है, we were sleeping in the open terrace of our house। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि इसमें क्या है, रूरल सेटिंग है विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। ओके, दिस रिफ्लेक्ट्स द सिंपल लाइफ स्टाइल कॉमनली फाउंड इन विलेज। और ये रिफ्लेक्ट करती है कि सिंपल लाइफ स्टाइल जो गांव में आमतौर पे पाया जाता है। हम सब लोग भी कई दफा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो घर में लाइट चली गई, तो ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि लोग छत पे जाके सोते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज वेरी कॉमन इन विलेज। ओके, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which lines of the extract establish a tender atmosphere। क्या है, which lines of the extract, मतलब extract का कौन सा लाइन जो एकदम टेंडर एटमोस्फेयर, बहुत ही नाजुक सा सिचुएशन को बताती है। समझिए बात को, क्या है, the lines ava cam and sat next to me, her affectionate hands touched my forehead। ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, आवा कैम एंड sat next to me, आवा आई और मेरे बगल में बैठी, और उसका जो अफेक्शनेट हैंड है वो मेरे फोरहेड को टच करती है अपने अफेक्शनेट हैंड से। establish a tender atmosphere as they show the grandmother's love, care and affection for the narrator। ये जो एक्शन है ये क्या दिखाती है कि जो ग्रैंडमदर का जो प्यार है, केयर है और स्नेह है अपने नरेटर के लिए, ये चीजें दिखाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट emphasized in the given extracts। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, द ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब एक्सट्रैक्ट सेकंड है, मतलब कि सेकंड नंबर एक्सट्रैक्ट को हम लोग समझेंगे। इसके क्वेश्चंस हमारे पास ये हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बुक होगा तो बुक निकाल के क्वेश्चन देख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तो क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर को मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ अच्छे तरीके से। और अगर तुम चाहो तो तुम इसके सारे का स्क्रीनशॉट भी लेकर के तुम बाद में लिख सकते हो। तुम अभी अच्छे तरीके से समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के तुम बाद में अच्छे तरीके से लिखते रहना। आंसर क्या है, what does the grandmother's statement I want to be independent रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। मतलब क्या है कि ये जो ग्रैंडमदर का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ये उनके कैरेक्टर के बारे में क्या चीज रिवील करती है, इट रिवील्स दैट शी डिजायर्स सेल्फ सफिशिएंसी। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। द ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट स्लैश जेंडर बायस स्लैश कल्चरल बैरियर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, नो एज लिमिट, तो विल राइट इट की एज लिमिट मतलब कि नो एज लिमिट। ओके, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। द नरेटर laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because। मतलब ये जो नरेटर है वो हंसती है, हंसती क्यों है, मतलब इसी का रीजन हम लोग को समझना है। तो वो हंसती है कि एक 62 ईयर ओल्ड लेडी कह रही है कि भाई मैं इस उम्र में कनाडा अल्फाबेट सीखूंगी। और उनका आई साइट भी क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। ओके, ये बात। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या होगा, समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। मतलब कि हमें कोई ऐसी दो क्वालिटी को बताना है जो ग्रैंडमदर ने दिखाई है। क्या दिखाई है ग्रैंडमदर, द ग्रैंडमदर डिस्प्लेज टू एडमायरेबल क्वालिटीज, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिलायंस, एज शी इज डिटरमाइंड टू लर्न द अल्फाबेट एंड विशेस टू बी इंडिपेंडेंट। दैट्स वेरी सिंपल आंसर।
उसके बाद क्या है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंडमदर। और वो कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो नरेटर है वो अपने ग्रैंडमदर के बारे में अजम्पशंस कर रहा है, अपने मन से ही बात बना रही है। ये बात को कैसे कह, समझिए बात को क्या। विल रीड द आंसर। The narrator is making assumptions about her grandmother by believing that her age, grey hair, wrinkled hands and poor eyesight would prevent her from learning। समझिए बात को क्या आंसर है कि जो ग्रैंड मदर है ये इस बात का एजम करती है, मतलब कि वो अपने मन में मानती क्या है कि ये विश्वास करती है कि उनकी जो दादी की जो उम्र है, उनका जो ग्रे हेयर हो चुका है वो, और उनके जो हैंड्स कैसे रिंकल्ड है, उनकी आईसाइट क्या है, पुअर है, वुड प्रिवेंट हर, ये सब चीजें उनको रोकेगी फ्रॉम लर्निंग, मतलब कि ये सब उनका जो ग्रे हेयर, पुअर आई साइट, रिंकल हैंड उनको रोकेगी पढ़ने में, सीखने में। वेयर एज द ग्रैंड मदर प्रूव्स दैट एज इज जस्ट अ नंबर नॉट अ बैरियर टू एजुकेशन। और वेयर एज, जबकि जो ग्रैंड मदर है वो प्रूव करती है दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर है, वो सिर्फ एक नंबर है, नॉट अ बैरियर टू एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए कोई बैरियर की बात नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर गाइस। ओके, उसके बाद क्या है, हम लोग ये हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट, यानी कि हम लोगों ने इसका जो एक्सट्रैक्ट 1 और एक्सट्रैक्ट 2 था वो दोनों को पढ़ लिया, दोनों को समझ लिया। ये एक्सट्रैक्ट 1 है यहाँ पे और ये एक्सट्रैक्ट 2 है। अब इसके आगे का क्वेश्चन आंसर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 1 2 3 4 5 और 6 7 इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बी विथ मी, ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली एंड वेरी प्रॉपर्ली, जस्ट यू हैव टू बी विथ मी। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away। मतलब क्या है कि तुम क्यों मतलब कि why do you think, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो ग्रैंड मदर जो है वो embarrassed हुई कि वो गांव में या फिर किसी से पूछे कि भाई तुम मेरे लिए पढ़ लो, ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था। समझ, इसका आंसर क्या हो सकता है, the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her because she did not like depending on others for such a simple task। क्या ग्रैंड मदर को उनको एम्बेरस फील इसलिए हुआ, शर्मिंदा फील इसलिए की कि वो नहीं चाहती थी, सी डिड नॉट लाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मतलब कि वो दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहती थी इतना सिंपल सा काम के लिए, इसलिए वो क्या हुआ, एम्बेरस फील की। उसके बाद क्या है, That's why she felt uncomfortable seeking help from others। इसलिए that's why मतलब इसीलिए, इसी कारण से she felt uncomfortable, उन्हें बहुत uncomfortable हुआ, किस लिए, seeking help from others, दूसरों से हेल्प मांगने में उनको क्या हुआ, uncomfortable फील हुआ, and wished that she could read the story by herself। और वो इस बात का इच्छा की, विश की कि वह स्टोरी को खुद से ही पढ़ सकती है, ये बात है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझिए, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटरमिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। मतलब वो जो नरेटर है इनिशियली शुरुआती दौर में क्यों अपने ग्रैंडमदर के डिटरमिनेशन पे हंसती है, इसका रीजन क्या है, समझिए बात को क्या है, आंसर है हमारे पास ये। The narrator initially laughed because she found it surprising that her 62-year-old grandmother wanted to learn reading and writing। She thought people usually learn such things when they are young, but later she admired her grandmother's determination and hard work। अब समझिए बात को, इनिशियली वो इसलिए हंसी क्योंकि उस नरेटर को बहुत ही सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला बात लगा कि एक 62 साल की ग्रैंड मदर जो अभी पढ़ना लिखना सीखना चाहती हो, और उसको वो ऐसा सोचती थी, कौन, नैटर सोचती थी कि लोग जब यंग होते हैं तब वो ऐसी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। उसके बाद क्या, बट लेटर सी डिटरमाइंड, सॉरी लेटर सी एडमायर्ड, लेकिन उसके बाद में क्या, वो एडमायर करती है, मतलब क्या, उसकी प्रशंसा करती है, किसकी, ग्रैंडमदर के डिटर्मिनेशन के, हार्ड वर्क की वो प्रशंसा करती है बाद में। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ द ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। इसका आंसर क्या क्या, द स्टोरी काशी यात्री इज सिग्निफिकेंट इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ बिकॉज इट इंस्पायर्ड हर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग सो दैट सी कुड रीड इट बाय हर सेल्फ। क्या है, जो काशी यात्री जो एक स्टोरी है, यानी कि जो नोवेल है, वो सिग्निफिकेंट मतलब कि महत्वपूर्ण ग्रैंड मदर की लाइफ में इसलिए है क्योंकि इससे उनको क्या मिली, इंस्पिरेशन मिली कि वो लर्न कर सके, क्या लर्न कर रहे, रीडिंग एंड राइटिंग, सो दैट सी कुड रीड इट बाय हर सेल्फ, ताकि काशी यात्रा जो नोवेल है, जो कहानी है, उसको खुद से पढ़ सके। इन द स्टोरी काशी यात्री इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मोटिवेट्स द ग्रैंड मदर। और क्या है, स्टोरी में क्या है, जो ग्रैंड मदर को मोटिवेट करती है टू बिकम लिटरेट होने के लिए मोटिवेट करती है, एंड कन्वेज द मैसेज दैट वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। और ये मैसेज कन्वे करती है कि कोई भी इंसान कभी भी इतना बूढ़ा या फिर इतना उम्रदराज नहीं हो चुका है कि वो सीख ही नहीं सकता है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। मतलब क्या है कि ये जो उनकी जो डिटर्मिनेशन है, किनकी, ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन है, वो उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या कहेंगे समझिए।
The grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflects her determination, courage and self-respect. वो उनके determination को, courage को, self-respect को reflect करता है to learn. It shows that ये दिखाती है that she believed that age is just a number. मतलब ये दिखाती है कि age क्या है, एक सिर्फ नंबर है, not a barrier to education and learning. और वो कोई बैरियर नहीं है शिक्षा के लिए और सीखने के लिए. Okay. Now we'll move to the question number 5th. What lessons can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? मतलब क्या है कि हम लोग कौन सा लेसन इन्फर कर सकते हैं कि जो ग्रैंड मदर का जो एक्शन है, जो अपने नरेटर को पैर छू रही है, इससे क्या सीखा जा सकता है, ये हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, इसका आंसर क्या हो सकता है, समझिए बात को क्या है. वी कैन इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट इज दैट टीचर्स should be respected irrespective of their gender, age, caste, color, creed and religion. It also shows her humility and gratitude towards the narrator. समझिए बात को क्या है कि वी कैन इन्फर, हम इन्फर कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं ग्रैंड मदर के एक्शन से. क्या सीख सकते हैं? दैट टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर्स को रिस्पेक्ट की जानी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, एज. उनके जेंडर पे, एज पे, इन सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय, मतलब कि इन सब चीजों के बावजूद, मतलब हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए. कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, मतलब कि जब हमें किसी टीचर को रिस्पेक्ट करना है तो हम उनके कास्ट के, कलर को, रीजन को ध्यान में रख के नहीं उनसे हम क्या करें? रिस्पेक्ट करें. जैसे देखिए अभी अभी खान सर के ऊपर क्या चल रहा है. अभी अगर तुम न्यूज़ देख रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि खान सर जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए, फिर वी कैन से दैट फॉर द होल इंडिया, जो एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया उन्होंने. हर एक गांव का बच्चा अब उनसे पढ़ रहा है और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना रहा है. हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए, हॉस्पिटल्स उन्होंने खोले जहाँ पे कि गरीब मरीज को बहुत अच्छी इलाज मिल रही है बहुत कम पैसों में. और आज थोड़ी सी छोटी छोटी मुद्दों पे आज उन्हें जाति में बांट दिया गया है. उन्हें क्या कहा जा रहा है? फैजल खान कहा जा रहा है. उन्हें क्या कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम है. उन्हें क्या कहा जा रहा है कि वो बिहार से नहीं, यूपी से है. आज से पहले तो किसी ने इसे ऐसा बात नहीं कहा. बट तो समझिए बात को, टीचर शुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, कलर, क्रीड, सबको छोड़ करके हमें टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें सीख मिलती है. उसके बाद क्या है? और ये दिखाती है, इट शोज हर ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, और उनकी ह्यूमिलिटी को और ग्रेटिट्यूड को दिखाती है अपने नरेटर के टुवर्ड्स में, मतलब कि नरेटर के प्रति उनके ह्यूमिलिटी और अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाती है. ओके, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें. क्या है? What does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. समझिए बात को, इसका आंसर बहुत अच्छे समझिए. The line tells us that with determination and hard work, a person can overcome any obstacle. ये लाइन हमें बताती है कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से एक इंसान किसी भी बाधाओं को पार कर सकता है. It reflects the theme of the story that no age is too late to learn. और ये कहानी के थीम को रिफ्लेक्ट करती है कि कोई भी एज इतना लेट नहीं है, मतलब कि कोई भी एज, देयर इज नो एज इज टू लेट टू लर्न, मतलब कि कोई एज, कोई उम्र बहुत ज्यादा नहीं है सीखने के लिए. एंड अचीव वंस गोल, और अपने गोल को, किसी के गोल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उम्र ज्यादा नहीं है. वी कैन लर्न एट एनी टाइम और एट एनी एज ऑफ अवर लाइफ, whether we are 25 or 55, it doesn't matter, or 65. Okay, now we'll move to the question number 7. How effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझिए बात को. क्या है? The story very effectively highlights the value of education by showing that it helps a person become independent. The grandmother learned to read and write, which enabled her to do things on her own without depending on others. That's it. I hope so कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो. मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं और आई होप सो कि आप इसको एक दो स्टूडेंट्स को शेयर भी करेंगे अपने दोस्त के साथ, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, सीख पाए. सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? भारत आवर लैंड, जो इसी चैप्टर के साथ पोएम है. ओके.